हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें आपकी जो परीक्षा है वह 8 मई से शुरू हो रही है। ठीक है, अब इसमें जो आपका फोर्थ पेपर है पर्यावरणीय शिक्षा एनवायरमेंटल एजुकेशन का, इसके आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका 2022 का पीवाईक्यू है इसको डिस्कस करेंगे और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, और जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहेगा डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है, और यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, समय बहुत कम है, बहुत फास्ट लेकर के चलेंगे। पर्यावरण निर्मित होता है जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से या उपरोक्त सभी से। तो पर्यावरण जो है इन सभी से मिलकर के बनता है। जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इसमें सभी जीवित चीजें जैसे पौधे, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, सूक्ष्म जीव, सारे इसमें इंक्लूड हैं, शामिल हैं। भू आकृतिक घटक जिसको हम लोग जो है फिजियोग्राफिक कंपोनेंट्स कहते हैं, इसमें हमारी पृथ्वी की संरचना जैसे पहाड़, मैदान, घाटियां, ये सब चीजें शामिल हो जाती हैं। अजैविक जो हमारा अबायोटिक कंपोनेंट्स होता है इसमें निर्जीव तत्व जैसे हवा, पानी, मिट्टी, सनलाइट, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो इन सभी से मिलकर के हमारे पर्यावरण का निर्माण होता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अंग्रेजी में एनवायरमेंट शब्द किससे लिया गया है? इन्वायरन, इन्वायरन, उपरोक्त कोई नहीं, या फिर दोनों? तो यहाँ पे जो एनवायरमेंट शब्द है वो हमारा एनवायरन से लिया गया है, ENVIRON, ये शब्द होता है, यहाँ से लिया गया है। पर्यावरण की प्रकृति है बहुविषयक है, अंतःविषयक, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पर्यावरण की जो प्रकृति है वह बहुविषयक भी है, यानी कि जिसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें यानी पर्यावरण अध्ययन में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे कई अलग अलग सब्जेक्ट्स का ज्ञान इसमें शामिल होता है। ठीक है, अंतःविषयक इंटरडिसिप्लिनरी भी कहते हैं। इसका मतलब है कि ये सभी अलग अलग विषय आपस में जुड़े हुए हैं और पर्यावरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए मिलकर के काम करते हैं। तो पर्यावरण की जो प्रकृति है वो बहुविषयक, अंतःविषयक दोनों ही प्रकार की है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मैन एंड हिज वर्क्स के लेखक कौन है? इसके लेखक हर्कोविट्ज हैं। कौन है? हर्कोविट्ज हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? पर्यावरण विभाग की स्थापना 1 नवंबर 1980 को की गई थी सर। कब? 1 नवंबर 1980 को। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, जिसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। ये हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून को क्या होता है? 5 जून को आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को वर्ल्ड जोन डे यानी कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है सर। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985, जून 1985। ठीक है, इसकी स्थापना जून 1985 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। पर्यावरण क्लब प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ? यह आपका 1994-95 में प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 1985 में। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना 1985 में हुई। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए अगर 22 मार्च पूछ ले, 22 मार्च मैं आपको थोड़ा 22 मार्च हो गया, 22 अप्रैल हो गया, ऐसे ध्यान रखेंगे आप तो इजी रहेगा। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ये 3 डेट ध्यान रखिएगा। तीनों एक साथ दे देता है, फिर आप हो जाते हैं कंफ्यूज। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। ठीक है, और 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस। कब मनाते हैं? 22 मई को। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस। ये बात आप ध्यान रखिएगा।
प्रश्न के अकॉर्डिंग हम जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में। महावृक्ष पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? 1993 में हुआ था, 1993 में हुआ था सर। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? ये आपका 1993 में प्रारंभ हुआ, 1993 में प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस अभी मैंने आपको बताया 5 जून को हम एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। पर्यावरण कितने प्रकार का है? देखिए, पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण भी होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? इसमें वो सभी चीजें आती हैं जो नेचर द्वारा दी गई हैं, जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब प्रकृति ने दिए हैं, वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं। मानव निर्मित पर्यावरण, मैन मेड एनवायरनमेंट, इसमें वो चीजें शामिल होती हैं जिन्हें इंसानों ने अपनी जरूरतों के लिए बनाया है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, सड़कें हो गए, पार्क हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, ये सब चीजें मनुष्य द्वारा निर्मित की गई हैं। सामाजिक पर सोशल एनवायरनमेंट, इसमें मानवीय संबंध, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं जो हमारे समाज का निर्माण करती हैं। तो ये सभी पर्यावरण के यहाँ पे प्रकार हो जाते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पर्यावरण के घटकों के प्रकार हैं, जैविक और अजैविक दोनों ही पर्यावरण के घटक हैं, है ना। बायोटिक, अबायोटिक, बायोटिक इसमें सभी सजीव वस्तुएं आती हैं, जैसे मनुष्य हो गया, पशु पक्षी, पेड़ पौधे हो गए, है ना। अजैविक में, अबायोटिक इसमें सभी निर्जीव वस्तुएं आती हैं, हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश, तापमान, टेम्परेचर, सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी है वह राइट हो जाएगा। उपभोक्ता की संख्या कितनी है सर? उपभोक्ता की संख्या होती है 3। कितनी होती है सर? 3। देखिए, हमारे इकोसिस्टम में उपभोक्ता जो कंज्यूमर्स हैं उनको मेनली 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। इसमें एक तो आता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता। क्या? एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? ये शाकाहारी होते हैं और सीधे पौधों को खाते हैं, जैसे आपका खरगोश हो गया, गाय हो गई, हिरन हो गई, सॉरी क्या ना, हाँ हिरन हो गई, बकरी हो गई, जो सीधा पौधों को खाते हैं। ठीक है, फिर 3 होते हैं। अब इसमें फिर जो द्वितीयक होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये मांसाहारी होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे मेंढक हो गई, मेंढक हो गया, लोमड़ी, है ना। जो टिड्डा है वो पेड़ पौधों को खाता है, टिड्डे को मेंढक खा जाता है ना, इस तरीके से। फिर आता है आपका टेरिटरी कंज्यूमर्स, तृतीय उपभोक्ता। ये उच्च लेवल के मांसाहारी होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खा जाते हैं, जैसे शेर और बाज हो गए। ओके, तो ये 3 होते हैं। ऑप्शन जो यहाँ पे बी है वह राइट हो जाएगा। शाकाहारी जंतु का उदाहरण है हिरण, जो है वो आपका शाकाहारी है। ठीक है, बाघ और शेर दोनों ही मांसाहारी हैं। मांसाहारी जंतु कौन है? हिरण जो है ये तो शाकाहारी है। शेर और बाघ दोनों ही मांसाहारी हैं, बी और सी दोनों राइट हो जाएगा। सर्वाहारी जीव का उदाहरण कौन है? जो मानव है यह सर्वाहारी है, सब कुछ खाता है, जो मिल जाए सब खा लेता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है। IEEP क्या है? IEEP इसे इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं। इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछ ले तो इसकी शुरुआत 1975 में यूनेस्को और UNEP द्वारा मिलकर इसको शुरू किया गया था। अगर पूछ ले कि IEP का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की बात करें तो उसका मुख्य लक्ष्य दुनिया भर में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पे फर्स्ट है वह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप कब प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप जो है ये 1995 में शुरू हुआ। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। शोर के मापन की इकाई क्या? जो आवाज होती है, शोर होता है, उसको मापने की इकाई क्या है सर? डीबी होती है, डेसिबल होती है। आप लोग मैच देखते होंगे तो सामने जब बहुत कोई छक्का मारता है तो बहुत आवाज होती है, उसमें दिखाते हैं कि कितने डेसिबल ध्वनि आ रही है ना, क्योंकि शोर को हम डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। डीडीटी में टी अक्षर किसके लिए प्रयोग हुआ है? डीडीटी में जो टी अक्षर है किसके लिए? तो ये हमारा ट्राइक्लोरोइथेन के लिए यूज हुआ है। भाई डीडीटी जो है इसका पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरोडिफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका नाम होता है। यहाँ पे टी अक्षर जो है वो ट्राइक्लोरोइथेन को दर्शाने का काम करता है। हरित ईंधन योजना में क्या होता है?
पेट्रोल में सीसा अनुपस्थित रहता है, पेट्रोल में सीसा उपस्थित रहता है, दोनों बातें या इनमें से कोई नहीं। हरित ईंधन योजना में पेट्रोल में सीसा उपस्थित रहता है। लेड की बात हो रही है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है एंड हमारे कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ध्यान रहे, हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जितना कंटेंट आपको यहाँ से दिया जाता है उतना पर्याप्त रहेगा। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 9628182649, यहाँ व्हाट्सएप करिए और लिखिए कि सर हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं, हमारे टीचिंग सब्जेक्ट ये है। आपका टीचिंग सब्जेक्ट फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, कुछ भी हो सकता है। अपने टीचिंग सब्जेक्ट लिख करके व्हाट्सएप करिए, हम आपको यहाँ से प्रोसेस भेजेंगे, आप फीस पे करेंगे, उसके बाद नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। ये हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पे जैसे ही आपका बीएड एग्जाम कंप्लीट होगा, यहाँ पे हम अपने यूपी टेट क्लासेस शुरू करेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान कब प्रारंभ हुआ था? 1986 में, 87 में, 88 में, 90 में, किस कब हुआ था? तो ये आपका 1986 में राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान 1986 में प्रारंभ हुआ था। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है यह 1987 में शुरू हुआ था। कब? 1987 में, ठीक है। इंदिरा प्रियदर्शनी विश्व मित्र पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था आपका 1986 में। कब हुआ था सर? 1986 में। मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या है? मृदा प्रदूषण कैसे होता है बताइए? लुगदी और कागज मिल से होता है, जी बिल्कुल। तेल शोधक कारखानों से भी मृदा प्रदूषण फैलता है। ऊर्जा और ताप संयंत्रों से भी मृदा प्रदूषण होता है। कुल मिलाकर इन सभी चीजों से मृदा प्रदूषण होता है, इसलिए ऑप्शन डी के साथ में चले जाएंगे। डीडीटी क्या है? कीटनाशी है, कीटाणुनाशी है, कवकनाशी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डीडीटी जो है यह एक कीटनाशी है सर। क्या है? कीटनाशी। डीडीटी जिसको हम अभी आपको पहले बता रहे थे, डाइक्लोरोडिफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन इसका नाम है। यह एक सिंथेटिक ऑर्गेनोक्लोराइड है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कीटनाशक यानी कि इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट हो गया। पर्यावरण का क्षेत्र है, सीमित है, विस्तृत है, सामान्य है, या फिर सारी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। तो पर्यावरण का जो क्षेत्र है यह विस्तृत है। पर्यावरण का क्षेत्र स्कोप बहुत बड़ा व्यापक है, क्योंकि इसमें क्या है कि पृथ्वी के चारों जो मुख्य मंडल हैं, आपका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर यानी कि वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जयमंडल, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। और दूसरी बात, पर्यावरण ये केवल विज्ञान तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें भूगोल, अर्थशास्त्र, कानून, समाजशास्त्र जैसे सभी सब्जेक्ट्स का समावेश है। इसलिए इसका जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है, विस्तृत है। व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है। किसका स्टेटमेंट है? तो यह अंस्टैसी का स्टेटमेंट है। अंस्टैसी भी लिखा हो सकता है, अंस्टैस भी लिखा हो सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। पृथ्वी का स्थलमंडल भाग है लगभग कितना है? 29% है। कितना है? लगभग 29% है। यूएनईपी का पूरा नाम क्या है? यूएनईपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम है सर। चलिए, वेदांत के अनुसार पर्यावरणीय उद्देश्यों के प्रकार कितने हैं? पर्यावरण के कितने उद्देश्य हैं? 3 उद्देश्य हैं। अब देखिए, ये क्या है? 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं? एक तो होता है संज्ञानात्मक उद्देश्य। क्या होता है सर? संज्ञानात्मक उद्देश्य। दूसरा होता है भावात्मक उद्देश्य। क्या होता है? भावात्मक उद्देश्य। तीसरा होता है क्रियात्मक उद्देश्य। ये 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा संज्ञानात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं, पर्यावरण के बारे में ज्ञान और समझ डेवलप करना। फिर आता है भावात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और मूल्यों का विकास करना। फिर आता है क्रियात्मक उद्देश्य, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, अब ये संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक, अफेक्टिव, क्रियात्मक, साइकोमोटर उद्देश्यों का मुख्य वर्गीकरण ब्लूम ने ही दिया था, हमने आपको पहले बताया है। लेकिन पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में वेदांत, जिनके यहाँ पे बात हो रही है, वेदांत ने ब्लूम के इन्हीं 3 स्तरों को आधार मान करके पर्यावरणीय उद्देश्यों की व्याख्या की थी। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के स्तर क्या है? आपको पता है बीएस ब्लूम ने 1956 में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी। उसमें उन्होंने
संज्ञानात्मक क्षेत्र और भावात्मक क्रियात्मक 3 बताए, फिर जो संज्ञानात्मक था उसके 6 पार्ट कर दिए, और वो 6 पार्ट कौन से, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का स्तर क्या है, यानी कि संज्ञानात्मक उस स्तर के 6 भाग कितने हैं, संज्ञानात्मक उद्देश्य के स्तर कितने हैं, 6। ठीक है, संज्ञानात्मक उद्देश्य के भाग कितने हैं, 6। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये हैं 6 भाग इसके। पारिस्थितिकी तंत्र है, बंद तंत्र है, खुला है, दोनों है, कोई नहीं, क्या हो जाएगा। तो जो पारिस्थितिक तंत्र है यहाँ एक खुला तंत्र माना जाता है सर, क्या खुला, इकोसिस्टम एक खुला तंत्र माना जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का प्रवाह है, इसमें सूर्य से ऊर्जा लगातार प्रवेश करती है और ऊष्मा के रूप में बाहर भी निकलती है, और इसमें पदार्थों का आदान प्रदान, इसमें गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्वों का पर्यावरण के साथ निरंतर विनिमय होता रहता है, इसलिए इसको एक खुला तंत्र माना गया है। साफ पानी का स्रोत, साफ पानी कहाँ मिलता है, समुद्र में, महासागर में, इन दोनों जगह, या सिर्फ हैंडपंप में। तो जो हमारे घर हैंडपंप लगे होते हैं वही साफ पानी का स्रोत है। खारा पानी कहाँ है, खारा पानी आपको समुद्र में मिलता है सर, कहाँ, समुद्र में खारा पानी मिलता है। ब्राजील में पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ था, कब हुआ था, तो ये 5 जून 1992 को हुआ था सर, कब, 5 जून 1992 को। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा इसमें, एक्वेरियम, एक्वेरियम हो जाएगा। निम्न के संगठन को जीवभार कहा जाता है, किसके संगठन को जीवभार कहा जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनके संगठन को जीवभार कहा जाता है। वृहत उपभोक्ता को बांटा गया है कितने भाग में, तो इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है, कितने, 3। देखिए पारिस्थितिक तंत्र में वृहत उपभोक्ता, जिसको मैक्रो कंज्यूमर्स कहा जाता है सर, क्या कहा जाता है, मैक्रो कंज्यूमर्स कहा जाता है, जिन्हें हम परपोषी, हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं। उन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, एक तो प्राइमरी कंज्यूमर्स, दूसरे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तीसरे टेरिटरी कंज्यूमर्स। ठीक है, जो प्राइमरी होते हैं उसमें मैंने अभी बताया आपको, ये शाकाहारी होते हैं, सीधे पौधों को खाते हैं, जैसे आपकी गाय हो गई, टिड्डा, बकरी, है ना। और द्वितीयक में मांसाहारी होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं का शिकार करते हैं, जैसे मेंढक, लोमड़ी हो गया। टेरिटरी में ये उच्च स्तर के मांसाहारी, जैसे आपके शेर और बाज हो गए। तो ये 3 होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिपादन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, एजी टेंसले के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, टेंसले के द्वारा किया गया था। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग, प्रथम प्रयोग कब किया गया, इकोसिस्टम शब्द का प्रथम प्रयोग जो है वह टेंसले द्वारा किया गया था, ऑप्शन यहाँ भी फर्स्ट राइट हो जाता है। परितंत्र का अर्थ किसी प्रणाली, तंत्र की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रियाएं जो विशेष जीवधारी स्थान तथा समय में इकाई के रूप में होती हैं, किसने कहा, यह लिंडरमैन के द्वारा स्टेटमेंट कहा गया है। स्टोकॉल्स थे, एक स्टोकॉल्स जो थे वह एक मनोवैज्ञानिक थे सर, कौन, एक मनोवैज्ञानिक थे। मनुष्य एक विशेष स्थान पर, विशेष समय पर, जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। यह स्टेटमेंट किसका है, सीसी पार्क का है सर, किसका, सीसी पार्क का स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी के लेखक कौन है, इसके लेखक एजी टेंसले हैं, कौन है, एजी टेंसले। WHO का अर्थ क्या होता है, WHO का अर्थ होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि WHO की स्थापना कब हुई थी तो क्या बताओगे, WHO की जो स्थापना है वह 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछ ले WHO का मुख्यालय कहाँ है तो आप बताएंगे जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। पेयजल की समस्या है, पेयजल जो है पीने के पानी की समस्या, एक तो बढ़ती जनसंख्या की वजह से समस्या आ रही है, गर्मी बहुत है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, इस वजह से पीने के पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मुख्यतः कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, दोनों, कोई नहीं, कौन सी है, तो वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 गैस है हमारी, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। प्लास्टिक एक स्रोत है, किसका स्रोत है, मृदा प्रदूषण का, किसका, मृदा प्रदूषण का। जलता हुआ प्लास्टिक स्रोत है, जलता हुआ प्लास्टिक जो है यह वायु प्रदूषण का स्रोत है, किसका है, वायु प्रदूषण का स्रोत है। प्रदूषणों की संख्या है कितनी, 5 प्रकार के प्रदूषण बताए गए हैं, हालांकि मेनली 4 होते हैं,
लेकिन जो पांचवा है रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, उसको भी इसमें ऐड कर दिया है, इसलिए 5 बताए गए हैं। पहला आपका होता है वायु प्रदूषण, दूसरा होता है जल प्रदूषण, पहला कौन सा सर, पहला जिसको हम कहते हैं पहला है एयर पॉल्यूशन, दूसरा है वाटर पॉल्यूशन, तीसरा है सॉइल यानी कि मृदा प्रदूषण, 3 हो गए, चौथा है ध्वनि प्रदूषण नॉइज, है ना, और 4 हो गए, 4 तो आपको भी पता होंगे इससे, हाँ सर 4 होते हैं। जो पांचवा है हमारा ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, इसीलिए इसको 5 माना गया है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रदूषकों के प्रकार कितने हैं, प्रदूषकों के प्रकार होते हैं आपके ए और बी, उन अनउपघटनीय और उपघटनीय दोनों ही प्रदूषकों के प्रकार हैं। अब इसमें जो आपका उपघटनीय है, बायोडिग्रेडेबल है, ये वो प्रदूषक हैं जो सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया द्वारा प्राकृतिक रूप से सड़ गल जाते हैं, जैसे सीवेज, कागज, कृषि अपशिष्ट कोई पदार्थ हो गए, वो हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। और जो अनउपघटनीय होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये वो प्रदूषक हैं जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होते और पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, डीडीटी हो गया, कांच या कोई भारी धातुएं हो गई, वो जल्दी सड़ती गलती नहीं है। तो ये दोनों ही प्रदूषकों के प्रकार हो जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यह 1986 में बना था सर, 1986 में बना था। शोर प्रदूषण वातावरण में एकत्रित अवांछित ध्वनि है, विचार किए बिना कि इसका प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता है, किसने कहा, ये बात कही है ईपी ओडम ने। किसने कहा है सर, ईपी ओडम ने। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रयोग होता है एसी में, रेफ्रिजरेटर में, दोनों में या इनमें से किसी में नहीं। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है यह एसी और रेफ्रिजरेटर दोनों में प्रयोग होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण है प्राकृतिक गतिविधियां, हाँ प्राकृतिक गतिविधियों के माध्यम से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, मानवीय गतिविधियों के माध्यम से भी जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है, किसने कहा, ये बात गिस्बर्ट ने कही है सर, किसने, गिस्बर्ट ने। वायुमंडल में मंडलों की संख्या कितनी है, वायुमंडल में मंडलों की संख्या 5 बताई गई है। कौन कौन से, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या आयन मंडल, और 5वां है एक्सोस्फीयर जिसको हम बाह्य मंडल भी कहते हैं, ठीक है, 5 बताई गई है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, जो ओजोन परत है आपकी यह समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। देखिए क्षोभ मंडल जो है ये सबसे निचला मंडल है जिसमें हम लोग रहते हैं, जहां मौसम से संबंधित घटनाएं भी होती हैं, आंधी तूफान बारिश सब इसी में आता है, क्षोभ मंडल में। फिर इसके ऊपर आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन आपसे खूब पूछता है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। और हवाई जहाज किस परत में उड़ते हैं, यहीं पे हवाई जहाज उड़ते हैं। हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परत कौन सी मानी गई है, समताप मंडल, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, हवाई जहाज आराम से यहाँ उड़ सकते हैं, ठीक है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। फिर आता है 3 नंबर पे आपका मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, ये सबसे ठंडी परत होती है, यहाँ उल्कापिंड जल करके नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ताप मंडल या आयन मंडल, ठीक है, यहाँ रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद 5 नंबर पे आता है आपका बाह्य मंडल, क्या आता है, बाह्य मंडल, सबसे बाहरी परत जो अंतरिक्ष में मिल जाती है जाकर के, एक्सोस्फीयर जिसको कहते हैं, ठीक है। फिलहाल प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। ओजोन परत क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, किसकी वजह से ओजोन परत में छेद हो रहे हैं, ओजोन परत पतली होती जा रही है, किसकी वजह से, तो ये ओजोन परत क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, कौन सी गैस है, तो वो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है सर, कौन सी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, मुख्य ग्रीन हाउस गैस जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। भारत में वायु अधिनियम कब शुरू हुआ था, 1981 से शुरू हुआ, कब हुआ, 1981 से शुरू हुआ। डीयू का अर्थ क्या होता है, डीयू का अर्थ होता है डॉप्सन यूनिट, क्या होता है, डॉप्सन यूनिट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय शिक्षा की विधि है, देखिए 1 मिनट, ये जो क्वेश्चन था कह रहा है डीयू का अर्थ क्या होता है, डॉप्सन यूनिट, ये तो बात क्लियर है।
अच्छा, इसका उपयोग अगर पूछ रहे डॉप्सन यूनिट का कहाँ होता है, डॉप्सन यूनिट का उपयोग, तो इसका उपयोग वायुमंडल में ओजोन परत जो है उसकी मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय शिक्षा की विधि है, कथन विधियां, दृश्य विधियां, कार्य विधियां या फिर उपरोक्त सभी, कौन सी हो जाएगी? तो ये सारी विधियां जो है वो पर्यावरण शिक्षा की विधियां हैं। ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। यूनेस्को में ई अक्षर निम्न में से किसके लिए प्रयोग होता है? तो वो एजुकेशनल के लिए, किसके लिए? एजुकेशनल के लिए यूज होता है। WCED का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसे ब्रटलैंड कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। जो WCED है इसको ब्रटलैंड कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है, किसने सिद्ध किया है? तो ये BS ब्लूम ने सिद्ध किया है कि शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है। संगोष्ठी के पक्ष कितने हैं? संगोष्ठी, इसमें देखिए योजना, कार्य विभाजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। समस्या समाधान विधि है एक, तो समस्या समाधान जो है यह एक वैज्ञानिक विधि भी है। समस्या समाधान विधि जो है वह एक वैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि हो जाएगी? वैज्ञानिक विधि हो जाएगी। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत। क्षेत्र पर्यटन के उद्देश्य हैं नए अनुभव प्राप्त करना, नई सूचनाएं प्राप्त करना, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? क्षेत्र पर्यटन का क्या उद्देश्य होता है? जब आप किसी फील्ड ट्रिप पे जाते हैं तो आप नए नए अनुभव प्राप्त करते हैं, वहाँ के बारे में नई नई जानकारी प्राप्त करते हैं और एक फैक्ट नॉलेज आपको प्राप्त होता है। सुनी सुनाई बातें नहीं, आंखों देखी चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर होती हैं, यथार्थ ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। क्षेत्र पर्यटन के प्रकार हैं, तो क्षेत्र पर्यटन आपका छोटा भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है, बड़ा फील्ड ट्रिप भी हो सकता है, तीनों ही प्रकार हैं यहाँ पे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अपशिष्ट पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं पुनः उपयोग द्वारा, पुनः प्रयोजन द्वारा, पुनः चक्रण द्वारा या उपरोक्त सभी। तो अपशिष्ट पदार्थ जो है वह इन सभी के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। प्रोजेक्ट विधि की खोज WH किलपैट्रिक ने की थी। सर किसने की थी? WH किलपैट्रिक। गांधी जी के 3 R में क्या नहीं आता है? गांधी जी के जो 3 R दिए गए हैं उसमें एक तो आपका रीडिंग आता है। क्या आता है? रीडिंग आता है, ठीक है, रीडिंग आ जाता है। दूसरे नंबर पे राइटिंग आ जाता है, WRITING, और तीसरे नंबर पे अर्थमेटिक आता है, ARITHMETIC, अर्थमेटिक, ठीक है। ये 3 आ जाते हैं। रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना और अर्थमेटिक मतलब अंकगणित हो गया। इसमें क्या नहीं आया? रीडिंग आ गया, राइटिंग आ गया, अर्थमेटिक। राइजिंग नहीं है सर, इसमें क्या नहीं है? राइजिंग नहीं है, तो राइजिंग को हम यहाँ से हटा देंगे। चलिए, प्रदर्शनी की सामग्री बनाई जाती है। जो प्रदर्शनी की सामग्री है वो अक्सर छात्रों द्वारा बनाई जाती है। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। पर्यावरणीय विकास की मुख्य समस्याएं क्या हैं? तो इसकी मुख्य समस्याएं ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है, एसिड रेन भी है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ये सभी जो है पर्यावरण विकास की मुख्य समस्याएं हैं। क्यूरेरे शब्द किस भाषा से बना हुआ है? क्यूरेरे, CURRERA, इस शब्द की बात हो रही है। क्यूरेरे शब्द जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। सर किस भाषा से? लैटिन भाषा से लिया गया है, जिससे शब्द कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम बना है, ठीक है। तो जो कैरिकुलम है, अच्छा, जो करिकुलम यानी कि जिसका मतलब पाठ्यक्रम होता है वो बना है क्यूरेरे से, और लैटिन में क्यूरेरे का अर्थ होता है दौड़ का मैदान यानी रेस कोर्स। एजुकेशन के मामले में इसको कहते हैं, ये इसका तात्पर्य उस मार्ग या दौड़ के मैदान से है जिस पर चलकर एक छात्र अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है। पर्यावरणीय पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत होने चाहिए। पर्यावरणीय पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत एक तो बाल केंद्रित होना चाहिए, बालक की आवश्यकता जरूरत को ध्यान में रखकर के पाठ्यक्रम बनाओ, समाज को भी ध्यान में रखना चाहिए और एक्टिविटीज को भी ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम तैयार करो। ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। पर्यावरणीय शिक्षा में पाठ्यक्रम के उपागम हैं। कौन कौन से पाठ्यक्रम के उपागम हैं? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान भी है, जीव विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान भी है, पारिस्थितिकी एवं भूविज्ञान भी है। कुल मिलाकर के ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पर्यावरणीय जागरूकता के मुख्य अंग क्या है? तो पर्यावरणीय जागरूकता के मुख्य अंग पर्यावरणीय
शिक्षा का है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। पर्यावरण प्रबंधन के पक्ष हैं, तो इसमें संचयीकरण का आयाम भी है और संरक्षण का आयाम भी है। कुल मिलाकर ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कितने देश शामिल थे? तो इसमें 178 देश शामिल थे। कितने? 178 देश शामिल थे। EIS का पूरा नाम क्या है? EIS का पूरा नाम बताइए। इसका पूरा नाम होता है इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, किसने कहा? एली ने कहा है सर, एली। इनका नाम ये होना चाहिए था, एली लिखा होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, एली कर दिया उसको, एली। ऑप्शन डी राइट हो गया। कंजर्वेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? कौन, 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 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो शब्द है हमारा वो कौन से बना हुआ है? किससे बना है सर? कौन से बना हुआ है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना था? यह 1974 में बना था। 1974 में बना था। NEERI का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। NGRI का पूरा नाम क्या है? NGRI का पूरा नाम है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। बहुत फास्ट पढ़ाया है बिकॉज समय बहुत कम है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 1916 में हुई थी सर। कब हुई थी? 1916 में हुई थी। WWF का पूरा नाम क्या है? WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वृक्षारोपण लाभकारी है। वृक्ष क्यों लगाने चाहिए? किसमें काम आता है भैया वृक्ष? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम करता है, वेरी गुड। ऑक्सीजन बढ़ाता है, वेरी गुड। बारिश अधिक करता है, वेरी गुड। सारे ही ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और आपसे जो हम पेड नोट्स की बात कर रहे थे, तो अभी भी आपके पास समय है। आज है 2 मई, 8 मई से आपकी परीक्षा है। आप आराम से पढ़ सकते हो। कोर्स लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। जितनी क्लासेस हमने करवाई हैं उनको बढ़िया से देख लो, क्योंकि हमने बहुत, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो हमने बहुत फास्ट पढ़ा दिया है। इससे पहले की क्लासेस जो है हमारी बहुत डीपली समझाया है, एक एक ऑप्शन को बहुत डीपली समझाया है। उसको समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, चलिए। और हाँ, हमारा व्हाट्सअप चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सर इसको क्यों ज्वाइन करें? इसको ज्वाइन करने का मतलब ये है कि हमारी अब यूट्यूब पे फटाफट हम 3, 4, 5 वीडियोस रोज देंगे। आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, कोई वीडियो छूटे ना आपकी, इसलिए व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जो वीडियो हम यहाँ बनाते हैं यूट्यूब पे जो हम अपलोड करते हैं, उसको सीधा व्हाट्सअप चैनल पे भेज देते हैं, है ना। व्हाट्सअप आप लोग कंटिन्यू देखते रहते हैं तो उस पर पता लग जाएगा कि हाँ सर की ये वीडियो आने वाली है। ठीक है, इसलिए व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। शिक्षक मनुष्य निर्माता होता है, किसने कहा? ये जॉन एडम का है स्टेटमेंट। किसका है सर? जॉन एडम का है। ओके, चलिए। अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता है? अच्छे परीक्षण में वैधता होती है, रिलायबिलिटी होती है, व्यापकता होती है, कुल मिलाकर के सारी ही विशेषताएं होती हैं। इसलिए ऑप्शन डी के साथ में हम चले जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो चैनल है यहाँ पे वीडियोस आएंगी आपका बीएड एग्जाम कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, यूपी टेट की तैयारी करनी है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सअप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नोट्स लेने के लिए ये नंबर है, यहाँ व्हाट्सअप करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।